ओके, तो आज तीसरा दिन है झारखंड में मानव पूंजी का निर्माण और शिक्षा में सुधार। सिर्फ झारखंड फोकस इसलिए हुआ था कि क्योंकि हमारे जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं वो कुछ कुछ सवाल उठाए थे कि किस तरीके से प्राइवेट एजुकेशन को जो है तरजीह दिया जाता है माँ पिताजी लोगों के द्वारा, और ज्यादातर जो है प्राइवेट शिक्षा और स्कूलों कॉलेजों में लोग जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इतना खर्च करने के बाद, सुविधाएं मुहैया कराने के बावजूद भी लोग सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नहीं जाते हैं। तो मुख्य मुद्दा यही था। तो आज इसके तीसरे कड़ी में अजय करकटा जी अपनी बात रखना चाहते हैं। तो अजय करकटा जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बातें रखिए। हाँ, जोहार सभी को। तो मुझे बस ये बोलना था कि आयशा जी ने कल एक बात बोला था कि मेंटोरशिप प्रोग्राम कुछ होना चाहिए। तो मेरा भी मत यही रहेगा कि मेंटोरशिप प्रोग्राम अगर ऐसा कुछ होता, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ जो सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं और कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई या कोई बंदा बाहर कहीं भी रहता है, तो वो कुछ स्टूडेंट लोगों के लिए, हर एक स्टूडेंट का कोई मेंटोर होना चाहिए उस पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर क्लास 5 में एडमिशन लिया, तो क्लास 5 में उस पर्टिकुलर ईयर जो भी XYZ जो भी बंदा रहेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो तो वो उसका मेंटोरशिप करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। क्योंकि ज्यादातर न्यूज में यही आ रहा था कि जितने भी सरकारी अफसर हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराए, वो अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। और एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है कि ज्यादातर सेंट्रल स्कूल में मैंने देखा है। जैसे सपोज कोई बच्चा क्लास 9th में है, तो वो किसी दूसरे स्कूल में जाकर के क्लास लेता है 1 साल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिमडेगा का कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट किसी प्राइवेट स्कूल में जा 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए वहां क्लास अटेंड करे, और प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है, जो कि अफसर के बच्चे होते हैं ज्यादातर, तो वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आकर के वहां हॉस्टल में वो 1 महीना 2 महीना रहें। ऐसा कुछ प्रावधान अगर हो तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट वो मतलब प्रेशराइज हो जाएगा कि सरकारी स्कूल के जो हॉस्टल वगैरह होते हैं या स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वो फोकस करेगा। तो इससे एक चेंजेस थोड़ा सा आ सकता है मेरे हिसाब से। तो बस ये ये 2 पॉइंट। फिर उसके तीसरा एक ऐसा स्टडी टूर होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनका स्टडी टूर होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, IQ लेवल बढ़ता है बच्चों का। अब जैसे आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल है, DPSD, ये क्या करते हैं ना, बच्चों को दिल्ली, नॉर्थ इंडिया टूर, साउथ इंडिया टूर, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करवाना, ये सब चीज करते हैं एक्टिविटी। गवर्नमेंट स्कूल में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ प्रावधान तो रहता नहीं है। तो इसके ऊपर भी कुछ फोकस करेगी, छोटे छोटे इंडस्ट्री वगैरह में मतलब विजिट कराया जाए सरकारी स्कूल के बच्चों को। ये मतलब वन ऑफ द काइंड, यानी कि इंटर्नशिप टाइप का हो गया। तो इससे क्या है, बच्चों का IQ लेवल खुलेगा। जिस बच्चे को जिस सेक्टर में थोड़ा सा रुझान लगता है, टीचर अगर ऑब्जर्व किया है कि उस बच्चे का खेल कूद में बहुत अच्छा रुझान है, तो उसको खेल कूद वाले उस जगह में जाकर विजिट करवाना, ये सारा चीज प्रोग्राम होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये 2 या 3 पॉइंट यही मुझे रखना था। ये कैसे उसमें ऐड हो सकता है वो मतलब वो तो बात का बात विषय है। ओके, बस मेरा बात मैं इतनी में खत्म करता हूँ। इस टॉपिक में मेरे लिए इतनी था। तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? हाँ, डेफिनेटली। अरविंद जी। यस सर। तो सबको एक बार सबको फिर से जोहार। मैं चूंकि अन्य व्यस्तताओं के कारण 2 दिन से ज्वाइन नहीं कर सका था, तो मुझे ज्ञात नहीं है कि किन किन मुद्दों पे बात हो चुकी है। तो मेरे पास 2-3 मुद्दे हैं, अगर रिपीट होगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि मैं नहीं था इसीलिए। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा पॉलिसी लेवल पे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं कि मैंने अभी विगत 1 साल से मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ कार्य कर रहा हूं, जो शिक्षा के स्तर पर राज्यों के साथ काम करती है, अलग अलग स्तरों पे की, चाहे वो पॉलिसी का पॉलिसी मेकिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन, या तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो।
तो इन्हीं दौरान मैंने जमीन पे रहते हुए चीजों को देखा, तो उन्हीं जो अनुभव है उन्हीं को बस मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो जो पॉलिसी लेवल पे अगर बात की जानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है बजटिंग का होना, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम जब बात करते हैं उच्च शिक्षा में बजट की तो लगातार उसका कट डाउन हो रहा है। हम अभी अभी देखे हैं कि अलग अलग प्रोग्राम के नाम पे या तो जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले जो अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनका फंड का कट डाउन होता है। अभी हम लेटेस्ट ही देख चुके हैं कि 25 से 50% ST/SC से जो बच्चे आते थे उनका कट डाउन हुआ है। तो अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो गवर्नमेंट को भी, चूंकि हमारा सबका भरोसा है कि अभी अपनी सरकार आई है और लोगों ने चुन के बनाया तो बेहतर काम करेगी। तो अगर दिल्ली को एग्जाम्पल के लिए देखिए तो पता चलता है कि अगर एक अच्छा एलोकेशन बजट का होगा तो उसके हर स्तर पे व्यापक काम हो सकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या तो उसके किताब कॉपी मुहैया कराने की बात हो या तो फैकल्टी अच्छी रखने की बात हो, तो ये हर स्तर पर बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अभी तक जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है और जो देखा है वो ये है कि हम बात करते हैं प्राइवेट्स और सरकारी स्कूल की, तो दोनों में जो कुछ चीजों का अंतर होता है वो है बाहरी चमक धमक का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। दूसरा, हम चूंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से लगातार कोशिश करती है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग या तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जितना अनुभव एक सरकारी टीचर के पास होता है विषम परिस्थितियों में काम करने का, जो अलग अलग जो वल्नरेबल सेक्शन से बच्चे आते हैं उनके साथ काम करने का, तो वो नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर। जरूरत है इसकी, मुझे लगती है कि उस तरीके की योजनाएं लाई जाएं, उस तरह की कार्यक्रम बनाए जाएं जो सरकारी शिक्षा को प्रमोट करे, उसकी पब्लिसिटी करे। मैं यहाँ पे MP गवर्नमेंट की जो एक परियोजना है शाला सिद्धि करके, शाला सिद्धि के अंतर्गत अगर आप चयनित विद्यालयों को देखेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, फैकल्टी के मामले में, वहां की गुणवत्ता के मामले में आप देखेंगे कई प्राइवेट स्कूल से वो बहुत बेहतर नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट अगर इसको स्टडी करके अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे तो एक बेहतर कदम हो सकता है। इसके अलावा है मैं 2 दिन से लगातार मेरे कुछ परिजनों से बात कर रहा हूं, वो शिक्षकों की समस्याओं पे है। मैं भी पहले जब यूनिवर्सिटी में था तो बहुत सारे हम लोग बात करते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जादू की छड़ी घुमा देने से चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे रहते हैं तब पता चल जाए कि चीजें बात करने से समाप्त नहीं होती, बहुत सारी समस्याएं होती है। और एक बड़ी जो समस्या हुई है और इन सारी समस्याओं का जो जड़ है वो MP से है, खासकर जिसको हम झारखंड में या तो शिक्षा मित्र, झारखंड में पारा टीचर कह ले, बिहार में शिक्षा मित्र कह ले और MP में यहाँ अतिथि शिक्षक कहते हैं। तो जो कम पैसे में आदमी को या तो जानवर की तरह या तो मशीन की तरह जो रौंदे जाने की जो समझ है, जिसको हम उपयोगितावाद या तो यूटिलिटेरियनिज्म की जो समझ कह सकते हैं, इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है लेकिन वो 2035 तक की बात करती है। अगर इस पे कोई दूरगामी अगर निर्णय गवर्नमेंट ले सकता है तो एक बेहतर कदम होगा। दूसरा, शैक्षिक कार्यों से अन्य कार्य में जो संलग्नता रहती है वो भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि क्लास जो स्कूल के कैंपस के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो शिक्षक की जिम्मेदारी है। आपके पास आप स्टेट है, आपके पास इतनी सारी व्यवस्था है, वित्त है, तो आप उन चीजों के लिए, उन कार्यों के लिए किसी और को हायर कर सकते हैं। अभी MP गवर्नमेंट ने काम किया है, यहाँ पे जो शिक्षक संघ है यहाँ का उन्होंने प्रेशर दिया तो DC ने आदेश दिया कि हाँ अभी हम कुछ जिलों में अभी लगातार हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि अब शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों से हैं उसे शिक्षकों को मुक्ति दी जाएगी। इस तरीके के प्रयास हुए हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर बना पाते हैं झारखंड गवर्नमेंट में कि इस तरीके का कुछ किया जाए या तो इसका अल्टरनेट कुछ दिया जाए कि इसके अलावा क्या किया जा सकता है। जैसे टीचर को अगर हम BLO के काम से अलग रखते हैं तो BLO को हायर करके उसका फंडिंग कहाँ से आएगा? अगर उसके लिए हम कुछ अल्टरनेट उनको दे सकते हैं तो मुझे लगता है ये बेहतरीन कदम होगा। एक अंतिम पॉइंट के साथ जो मैं अपनी बात रखूंगा वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। मैं अजीम प्रेम जी में काम करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्तंभ होता है स्कूल में शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी जो होती है
जो उनकी जो डिफरेंसेस की दूरी को पाटना होता है कि वो कैसे बेहतर कंटेंट को डिलीवर करे, वो कैसे किस तरीके से किन मेथोडोलॉजी को अपनाए कि वो टीचर बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को जो वो पहुंचाना चाहता है बच्चों तक उसको पहुंचा पाए। तो मेरे लगातार 3-4 दिनों में से एक बात आई झारखंड में कि वहां पे जो ट्रेनिंग का स्तर है टीचर का वो बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं लगातार अभी एमपी में काम कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि किस तरीके की कमी रहती है टीचर में, वो कहाँ पे लैग करते हैं। वो तमाम सारे पूर्वाग्रह की बात तो हम सभी जानते हैं, जो जाति को लेके है, धर्म को लेके है, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि वो क्लास में बेहतर परफॉर्म कर सके। तो एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देना चाहूंगा। अभी मैंने सरकारी स्कूल में जो काम किया है कि एक टर्म यूज हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हम एक एग्जाम्पल देखें कि अगर कोई बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो कभी खेलता रहता है तो खेलता रहता है, अचानक गिर जाता है। जब उसकी माँ कहती है कि बेटा अरे ले ले मेरा बेटा गिर गया, तो दो चीजें एक साथ होती है, उसकी बॉडी का जमीन के साथ लगना और दूसरा उसके कान में एक वर्ड का आना कि मेरा बेटा जमीन पे गिर गया। तो बच्चा उसी समय उस चीजों को कैच करता है, तो वो समझ पाता है कि इस स्थिति को या तो इस प्रक्रिया को गिरना कहते हैं। तो इस तरीके की चीजें अभी तक मुझे झारखंड में खासकर ट्रेनिंग के पहल पर दिखाई नहीं दी है। तो जिसको हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, वो अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात उसके सैद्धांतिक पहलू की है कि जो हम अलग अलग थ्योरिस्ट को पढ़ते हैं, चाहे जेन पियाजे हो या वाइगोट्स्की हो या तो और भी जितने चिंतक हैं, उनकी थ्योरीज को कैसे हम अपने यहाँ पे लेके आए। जैसे मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड पेडागोजी की बात की या तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की, तो इन सारी चीजों पे बहुत सतही स्तर पे बात हो रही है। लगातार ट्रेनिंग का जो वहां पे उनका प्रावधान है, वो मास्टर ट्रेनर बनाते हैं, उन्हीं टीचर को बनाते हैं जो उन्हीं प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिनका जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से ज्यादातर सरोकार नहीं होता है, उन्हीं को मास्टर ट्रेनर बनाते हैं। तो इन चीजों पे हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं कि कोई बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको हम कैसे संभालेंगे। तो दूसरी बात, हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि चूंकि एक शिक्षक के रूप में हमारा योगदान ये होता है कि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें, लेकिन शिक्षा की स्थिति अभी ये है कि जब हम स्कूल आता है तो चार दीवारों के बीच को बांध के रख देते हैं। शेष जीवन की प्रक्रियाओं से उसका पूरा कट जाता है बच्चा, उसको पता ही नहीं चलता है। फिर उसको हम आके रटवाने लगते हैं कि ये रट लो, और हमें ये नहीं पता रहता है कि हम उसको रटवाने आए हैं कि हम जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं तो जब तक उसकी बाहर की दुनिया और उसकी क्लास की दुनिया अलाइन नहीं होगी, वो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। तो हम इन पहलुओं को कैसे लेके आएंगे गवर्नमेंट के पास, कैसे प्रेशराइज करें कि इन सारी चीजों को ध्यान दिया जाए। मुझे लगता है अगर इस पे काम हो जाएगा तो एक इफेक्टिव, अगर कि हम कहते हैं कि एक जिसको हम लोग अम्ब्रेला अप्रोच की बात करते हैं, अगर इसको हिट करेंगे तो हर स्तर पे वो जाके हिट करेगा, तो चीजें मल्टीपल लेवल पे चीजें ठीक हो पाएंगी। तो मैं अपनी बात अंत करता हूं और साथियों से अनुरोध करूंगा अगर इस पे कुछ टिप मैं कुछ बात रखना चाहूंगी। मैं रजनी टोपो, मैं अभी हाल फिलहाल काउंसलर हूँ झारखंड के स्कूल में, और अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ। मैं थोड़ा बहुत अपनी बात रखना चाहूंगी। पिछली बार का जो मेरा प्रेजेंटेशन था उसमें काफी सारा गड़बड़ियाँ हो गई थी, जिसके चलते मैं अपनी बातें नहीं रख पाई। और वो जहाँ तक कल मैंने आयशा जी की और सुदेश जी की जो प्रेजेंटेशन था उसमें सुनने के बाद काफी सारी चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी। और मुझे ये फील हुआ कि अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो बेसिकली कोरोना बेसिस था। कोरोना के बाद का एजुकेशन कैसा होगा उसके ऊपर मैंने बात रखी थी, और इसमें बहुत सारी चीजें मैं जोड़ना चाहूंगी जो चीज उस दिन मैं नहीं कर पाई प्रेजेंटेशन के दौरान। अभी अरविंद जी और अजय जी काफी सारे जो इनपुट्स दिए उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। मैं पिछले 4-5 सालों से मैं भी एनसीईआरटी के शोध
शोध टीम में डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ी हुई थी, और हाल फिलहाल में मैंने अभी अपना कोर्स कंप्लीट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से। तो वहाँ रहते हुए काफी सारे चीजें मैं भी जो एक्सपीरियंस मेरा है, वर्क एक्सपीरियंस, उसके बेसिस में मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगी। जो अरविंद जी ने बताया कि जो साला सिद्धि और स्टेट लेवल के इनिशिएटिव के बारे में, तो जिस तरह से न्यूज़पेपर में भी झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम भी नेत्रहाट के जो स्कूल है और दिल्ली स्कूल के जो फ्रेमवर्क है उसको हम देखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, वो किस तरह से हमारे झारखंड के स्कूलों में अप्लाई किया जा सकता है उसके बेसिस उसके ऊपर। तो अरविंद जी ने जो बात रखी शाला सिद्धि एंड जो स्टेट इनिशिएटिव के बारे में, जैसे राजस्थान में संबलन है, उड़ीसा में दक्षता है, और मध्य प्रदेश में प्रतिभा पर्व, और बहुत सारे स्टेट इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक से कोई भी स्टेट इनिशिएटिव अभी तक से लिया नहीं गया है। तो पोस्ट कोविड के बाद एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बदलने वाला है, तो फिर जब नया एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट या पॉलिसी इनिशिएटिव पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है, तो स्टेट को एक स्टेट लेवल का इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे जिसमें प्राइमरी स्कूल से प्री स्कूल से लेकर के आपका हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन तक का वो पॉलिसी कैसे डिजाइन करे, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो स्टेट इनिशिएटिव जो उन्होंने कहा साला सिद्धि, जो कि न्यूपा के द्वारा चलाया जाता है सारे जो गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स है, जो कि हर स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से डिसेमिनेट हो उसके ऊपर न्यूपा ने ये साला सिद्धि का एक मॉनिटरिंग टूल बनाया था, जिसका अभी हाल फिलहाल में 2018 में उसका असेसमेंट हो चुका है। और ये दूसरे स्टेट में किस तरह से साला सिद्धि काम कर रहा है, साला सिद्धि का कोई भी रिपोर्ट फ्रॉम झारखंड आया नहीं था 2018 तक का। तो इसको किस तरह से स्टेट अपना इनिशिएटिव ले रहा है उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग की जो बात उन्होंने कहा है, तो इसमें जो स्कूल जो एमपी में जो रिसर्च हुए थे, जिसमें प्रतिभा पर्व के रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह हुआ थे, उसमें ये पाया गया कि जो ट्राइबल बेल्ट हैं, जो स्कूल हैं, उस स्कूल में जब एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें कि टीचर के साथ साथ पेरेंट्स और लोकल जो पंचायत सरपंच लोग हैं और जो स्कूल के लोकल बॉडीज, वो उनका रोल पार्टिसिपेशन कैसा रहा है वो चेक जब किया गया, तो बिजरडंडी जो मंडला ब्लॉक में है उसमें बढ़ चढ़ करके ट्राइबल बेल्ट में के अभिभावक में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन वही चीज पाया गया कि जो नॉन ट्राइबल बेल्ट में है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो लोग होल एंड सोल स्कूल को छोड़ दिए हैं, अपने बच्चों को स्कूल के हाथों छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आदिवासी लोगों का जो सिंसियर होने का जो उनके पास एक काबिलियत खूबी है, वो क्या हम झारखंड में ये एसएमसी का जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं क्या एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के तहत। और टीचर प्रिपरेशन जो ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं, इसमें जैसे हर यूनिवर्सिटी लेवल में रिफ्रेशर कोर्स होता है, 5 इयर्स में आपके पास जो नॉलेज है वो पुराना हो जाता है, तो फिर हर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज लेवल में जो भी टीचर्स के जो प्रिपरेशन के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है रिफ्रेशर कोर्स, ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट टीचर्स को भी रिफ्रेशर कोर्स दिए जाएं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पारा टीचर्स हैं वो काफी हद तक
एक क्या कहेंगे, सिस्टम में एक सेकंड सिटीजन, जैसे हम देश में सेकंड सिटीजनशिप की बात करते हैं, वैसे ही एजुकेशन में एक सेकंड टायर ऑफ टीचर है, एक ग्रुप ऑफ टीचर है जो काम तो वही करता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट टीचर के बराबर भी रखता है, लेकिन उसको पे कम देने के चलते काफी टीचर लोग टीचर बर्नआउट से भी ग्रस्त हैं। वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपना जीविका और अपना जो सोर्स ऑफ इनकम बचाने के लिए वो लोग वो चीज को कर रहे हैं। और इसका फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट उनको बहुत ही ज्यादा उनका जो लेबर राइट है वो कहीं ना कहीं पिस हो रहा है। तो टीचर प्रिपरेशन में हम जब पारा टीचर की ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो पारा टीचर का ट्रेनिंग जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड प्राइमरी स्कूल जो वो लोग एम्प्लॉयड हैं, उस वहाँ पे उनका ट्रेनिंग इक्वल टू गवर्नमेंट टीचर्स के साथ होना चाहिए। और आप अजय जी एक बहुत अच्छा बात रखे जिसमें मेंटरशिप की बात करते हैं। जैसे जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय में ये जो कैंपस बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है, उसमें जो भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में जाता है, उसमें क्या होता है कि हर क्लास का बच्चा एक टीचर के अंडर में, जैसे एक टीचर पूरा उस क्लास के बच्चे का एक क्या कहते हैं हाउस मास्टर बनता है, उसका हर एक एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही जो मेंटरशिप की बात कहे उन्होंने, तो इसमें एक सोशल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बारबरा रोगफ जो बात कहती हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अप्रेंटिसशिप की, वो अभी फैकल्टी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सांता क्रूज। तो उनका काफी अच्छा जो आप बताए कि मेंटरशिप क्या है, जो कि एक बच्चा एक टीचर के अंडर में ऐसा सीखे, एक उनको बढ़ने का मौका मिले, उनके अंडर में सीखे, लेकिन उसको इस लेवल तक सिखाए कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली वो सीख सके, इंडिपेंडेंटली सोच सके। एक क्या कहेंगे उसको, स्कैफोल्डिंग, जिसको एक जर्मन एजुकेशनिस्ट लेव वाइगॉट्स्की ने भी इसका जिक्र किया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जिस तरह से एक टीचर एक बच्चे के डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ऐसा सुविधा कर सकता है। उन्होंने बहुत एक अच्छा थ्योरी का जिक्र किया, जब वो उस समय की बात है जब अपना थ्योरी डेवलप किया, जब नाजी राइज हो चुका था जर्मनी में, और उस समय में इनका रोल था कि ये एजुकेशन पॉलिसी डिजाइनर थे उस समय में। तो उनका यही बात रखने का था कि कैसे कल्चरल हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है सीखने के लिए बच्चे का। तो इसमें इस थ्योरी को लेकर के बहुत शिक्षाविद ने बहुत सारी चीजें डेवलप की। और इस कल क्या नाम है, कल आयशा जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही, जिसमें उन्होंने पेडागोजी का जिक्र किया, जिसमें पेडागोजी जो हम जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी की बात कहते हैं, नया रास्ते रोड मैप बनाने की बात कहते हैं, तो उसमें पेडागोजी का होना बहुत जरूरी है। पेडागोजी कैसा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मेथड कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू दिया जाए। तो ये पेडागोजी डिजाइन करने के लिए जो थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है उसको लेते हुए हम लोग को बनाना है। और जो यहाँ पे जो किस तरह से पेडागोजी होना चाहिए, कैसे पेडागोजी होना चाहिए प्री स्कूल, कैसे पेडागोजी होना चाहिए प्राइमरी के लिए, कैसे पेडागोजी होना चाहिए सेकेंडरी के लिए, कैसे पेडागोजी होना चाहिए इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड आगे हायर लेवल के एमफिल पीएचडी के लिए। तो ये सब में भी बातें होनी चाहिए। मैं स्कूल एजुकेशन की बात रख रही हूँ यहाँ पे कि
एग्जाम्पल लेना चाहूंगी अजित कुमार मोहांती, जो उड़ीसा में ट्राइबल एजुकेशन की मुहिम चलाए हुए हैं, जिसमें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की वो बात करते हैं कि हमने 2-3 दिन या अभी आज तीसरा दिन है, लगातार बात करते आ रहे हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सारी भाषाएं हैं, हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेट करने के लिए। और जहां तक बात रही फोकस्ड ऑन झारखंड एजुकेशन, तो हम ट्राइबल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ट्राइबल लैंग्वेज किस तरह से हमारा एक रेपर्टोयर बने, कैसे हमारा एक सोशल ये जो हमारा सोशल कैपिटल है उसको भी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा 2 पॉइंट बताया है, बिक्स एंड काल्प। बिक्स क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हमारा मदर टंग है। मदर टंग कहाँ से मिल रहा है? माँ से मिल रहा है, कम्युनिटी से मिल रहा है, हमारे आस पड़ोस नेबरहुड से मिल रहा है। और जब हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बिक्स एंड काल्प का बहुत ज्यादा मतलब रोल निभा रहा है यहाँ पे, जो कि अजित कुमार मोहांती जो उड़ीसा में ट्राइबल एजुकेशन में जो मल्टीलिंगुअल की बात कर रहे हैं, ये मैं उदाहरण वहां से ले रही हूँ। और हो सकता है इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एग्जाम्पल या ये मेथड का भी इस्तेमाल अपने झारखंड में भी कर सकते हैं कि किस तरह से अपना मदर टंग, वट एवर इट इज, खड़िया, मुंडा, हो, संथाल, कुड़ुक, गोंडी, जो भी आपका मदर टंग है, उसको सादरी, इसको किस तरह से हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो हमारा भाषा है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग के लिए, जो आंगनबाड़ी में सिखाया जाए, जो कि अगर हम झारखंड के थोड़ा सा अर्बन एरिया में देखें तो क्रच है, आंगनबाड़ी है, छोटे मोहल्लों में जैसे धूमपुड़िया है, कहीं कहीं पे जो छोटे बच्चों को सिखाया जा सकता है। अभी कोविड-19 के दौरान बच्चे भी घर में बंद है, तो हो सकता है हम पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकें कि अपने बच्चों को अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में, अपनी चीजों में उनको शब्दों को सिखाने का कोशिश करें। कैसे वो सिखाएं? एक माँ जो फर्स्ट टीचर है, वो अपनी बच्चा उससे ज्यादा जो लगाव रखता है उससे सीख सकता है। और हम अपने जो माताएं हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सके। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वो अपने जो मदर टंग है, जो बेसिक लोकल भाषा है, उसके ऊपर ध्यान दे, ताकि बच्चा जो पहले जो 6 ईयर सीखता है लैंग्वेज, तो वो 6 ईयर का जो बेसिक ट्रेनिंग हो वो अपने मदर टंग में हो। जैसे कल आयशा जी ने फिनलैंड का एक एग्जाम्पल दिया कि 6 ईयर्स तक बच्चा 6 to 7 ईयर्स तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वो अपने प्लेफुल तरीके से सीखता है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके आगे जब वो अपने मदर टंग में जब वो पक्का हो जाता है, तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे अगर हम क्लास 1 में बच्चा या प्री स्कूल में बच्चा अगर अपने ट्राइबल लैंग्वेज ही नहीं जान रहा है और उसको हम दूसरा लैंग्वेज थोपे, तो क्या हो सकता है कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। अगर मैं सादरी बोलती हूँ, तो अगर मैं उड़ीसा से हूँ, तो अगर मैं जो हम लोग वहाँ पे कहते हैं सीसू स्कूल जो प्री स्कूल होता है, वो स्कूल में अगर हमें ओडिया थोप दिया जाए तो हम नहीं सीख पाएंगे, ना ओडिया ठीक से बोल पाएंगे, ना सादरी बोल पाएंगे, ना कुछ बोल पाएंगे। तो बेसिक चीजें हैं कि उसका जो बिक्स है, जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रखर रूप से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि उसका आगे चल के कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छे से डेवलप हो जाए। तो फर्स्ट लैंग्वेज अगर वो अच्छे से सीख जाए, तो सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज और फोर्थ लैंग्वेज सीखने में उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज में जो ग्रामर है, जो सीखने की जो एक बेसिक आर्टिफैक्ट्स है,
वो सारे ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज में डेवलप हो जाता है। और सेकंड लैंग्वेज जब सीखने की बात होती है तो बच्चा अपने जो फर्स्ट लैंग्वेज को अप्लाई करते हुए सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज को सीख सकता है। तो बिक्स एंड काल्प्स के थ्रू से हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन